विशाल हिमालय की गोद में बसा नेपाल लंबे समय से एक अनोखे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता रहा है। सदियों तक यह एक हिंदू राज्य के रूप में खड़ा रहा, जिसकी पहचान प्राचीन परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। 18वीं शताब्दी में स्थापित शाह वंश ने हिंदू धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मजबूत किया, जिसने देश के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक ढांचे को आकार दिया। नेपाल के आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को समझने के लिए यह ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता और धार्मिक अधिकार का प्रतीक राजतंत्र नेपाली समाज में एक सम्मानित स्थान रखता था। राजा केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसे विष्णु का अवतार भी माना जाता था, जो धर्म और शासन के बीच संबंध को और मजबूत करता था। आस्था और राजनीति के इस मेल ने पीढ़ियों तक नेपाल के राष्ट्रीय चरित्र को परिभाषित किया। हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिमालयी राज्य में बदलाव की हवाएं चलने लगी। लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का उदय, राजशाही के पूर्ण शासन के प्रति बढ़ते असंतोष के साथ कई राजनीतिक आंदोलनों का कारण बना। इन आंदोलनों ने यथास्थिति को चुनौती दी, सरकार के एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि रूप की मांग की। वर्ष 2006 नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। एक दशक लंबा माओवादी विद्रोह, जिसने राजशाही की नींव हिला दी थी, एक शांति समझौते में परिणत हुआ। इस समझौते ने एक नए संविधान और राजशाही के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदल गया। एक हिंदू राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस नाटकीय बदलाव के नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गंभीर प्रभाव पड़े। 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के हाल के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय था। देश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक बहिष्कार में निहित माओवादियों ने पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में राज्य के खिलाफ एक हिंसक संघर्ष शुरू किया। चीन में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति से प्रेरित उनकी विचारधारा हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण नेपाल में लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। माओवादियों ने गरीब और वंचितों की शिकायतों का फायदा उठाया, आमूल सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक समानता का वादा किया। उन्होंने दूर दराज के इलाकों में एक समानांतर सरकार स्थापित की, जो राज्य के आदेश को चुनौती देती थी। संघर्ष तेजी से बढ़ा, जिससे देश हिंसा और अस्थिरता के चक्रव्यूह में फंस गया। माओवादी विद्रोह का नेपाल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग विस्थापित हुए। हिंसा ने न केवल देश की नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया, बल्कि इसके विकास पथ को भी गंभीर रूप से बाधित किया। संघर्ष के वर्षों में व्यापक मानवाधिकारों का हनन, जबरन वसूली और बुनियादी ढांचे का विनाश हुआ, जिससे नेपाल गरीबी और निराशा में और धकेल दिया गया। विद्रोह की क्रूरता के बावजूद माओवादी नेपाल में राजनीतिक बहस को बदलने में सफल रहे। उन्होंने राजशाही को अपनी कमियों का सामना करने और बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 2006 के शांति समझौते, जिसने संघर्ष को समाप्त कर दिया, ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे माओवादियों के मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2006 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो उसके हिंदू अतीत से एक प्रस्थान का प्रतीक थी। नए संविधान में निहित इस फैसले का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देकर एक अधिक समावेशी समाज बनाना था। इस कदम की कई लोगों ने धार्मिक सद्भाव और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में सराहना की। हालांकि धर्मनिरपेक्षता में परिवर्तन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। एक गहरे धार्मिक पहचान से धर्मनिरपेक्ष ढांचे में अचानक बदलाव ने समाज के कुछ वर्गों में चिंताओं और अनिश्चितताओं को जन्म दिया है। सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका पर बहस जारी है। कुछ लोग नेपाल की हिंदू पहचान पर लौटने की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण अंतरधार्मिक तनावों और छिटपुट हिंसा के उदाहरणों से हुआ है। धार्मिक विविधता के प्रबंधन और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की कमी ने इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इस संवेदनशील क्षेत्र को नेविगेट करने के सरकार के प्रयासों को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। कठिनाइयों के बावजूद
धर्मनिरपेक्षता के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता उसके लोकतांत्रिक परिवर्तन की आधारशिला बनी हुई है। चुनौती धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन खोजने में निहित है। इस प्रयास की सफलता नेपाल में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। नेपाल में राजतंत्र के बाद का युग राजनीतिक तरलता और गठबंधन सरकारों के एक अंतहीन चक्र द्वारा चिह्नित किया गया है। एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप नाजुक गठबंधन और नेतृत्व में लगातार बदलाव हुए हैं। इस पुरानी अस्थिरता ने शासन में बाधा उत्पन्न की है, दीर्घकालिक विकास नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और माओवादी केंद्र सहित प्रमुख राजनीतिक कलाकार लगातार सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं। अक्सर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। इस राजनीतिक पैंतरेबाजी ने अनिश्चितता की भावना पैदा की है और राजनीतिक वर्ग में जनता का विश्वास कम किया है। सरकार में बार बार बदलाव के कारण नीतिगत पक्षाघात भी हुआ है। प्रत्येक नया प्रशासन अपनी प्राथमिकताओं के अपने सेट के साथ आता है, अक्सर अपने पूर्ववर्तियों की पहल को उलट देता है या छोड़ देता है। निरंतरता की इस कमी का बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के मूल कारण इसके जटिल सामाजिक ताने बाने, कमजोर संस्थानों और संघर्ष के वर्षों की विरासत में निहित हैं। अस्थिरता के चक्र को तोड़ने और सतत विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इन अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना अनिवार्य है। भाग 5, मानवाधिकारों की फॉल्ट लाइंस को नेविगेट करना। संघर्ष की समाप्ति के बाद से नेपाल की यात्रा मानवाधिकारों के क्षेत्र में प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों से चिह्नित रही है। जबकि देश ने प्रगतिशील कानून बनाने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सराहनीय प्रगति की है, कई नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के लोगों के लिए जमीनी हकीकत आदर्श से बहुत दूर है। नेपाल में सबसे अधिक दबाव वाली मानवाधिकार चिंताओं में से एक संक्रमणकालीन न्याय का मुद्दा है। संघर्ष के घाव, जिसने राज्य और गैर राज्य दोनों कलाकारों द्वारा व्यापक दुर्व्यवहार देखा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। पिछले अत्याचारों की जांच का काम सौंपा गया सत्य निवारण और मेल मिलाप आयोग को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और संसाधनों की कमी शामिल है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र लिंग आधारित हिंसा का प्रचलन है। घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य रूपों का अपराधीकरण करने वाले कानूनों के अधिनियमन के बावजूद कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है। पितृसत्तात्मक मानदंड और भेदभावपूर्ण व्यवहार महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसरों को सीमित करते हुए लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं। नेपाल का मानवाधिकार परिदृश्य प्रवासी श्रमिकों के शोषण से भी प्रभावित है, जिनमें से कई को विदेशों में खतरनाक काम करने की परिस्थितियों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। विदेशों में काम कर रहे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सरकार के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। मजबूत द्विपक्षीय समझौतों और मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भाग 6, भू राजनीतिक धाराओं के बीच आर्थिक प्रगति। नेपाल ने अपनी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अपनी आर्थिक विकास यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश ने हाल के वर्षों में पर्यटन, जल विद्युत और विदेशों में नेपाली श्रमिकों से प्रेषण जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित स्थिर आर्थिक विकास देखा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। नेपाल के आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों में से एक इसकी जल विद्युत क्षमता रही है। देश प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से संपन्न है, जो स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के अपार अवसर प्रदान करते हैं। नेपाल इस क्षेत्र में एक प्रमुख बिजली निर्यातक बनने के उद्देश्य से अपनी जल विद्युत परियोजनाओं का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अन्य स्तंभ पर्यटन कोविड-19 महामारी के बाद जोरदार वापसी की है। देश के राजसी पहाड़, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साहसिक पर्यटन के अवसर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए
स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि नेपाल की आर्थिक प्रगति कई कारकों से बाधित है, जिसमें इसकी भूआबद्ध भूगोल, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। कोविड-19 महामारी और चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से पता चलता है कि देश बाहरी झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। भाग 7। भारत की सुरक्षा पर अस्थिरता का साया। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों वाले एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत का नेपाल की शांति, स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण दांव है। हालांकि दोनों देशों के बीच पोरस बॉर्डर और नेपाल के तराई क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूहों की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा लोगों से लोगों के संपर्क और व्यापार को सुविधाजनक बनाते हुए आपराधिक तत्वों और विद्रोही समूहों द्वारा भी इसका शोषण किया गया है। सीमा पार अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली मुद्रा की आवाजाही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सशस्त्र समूहों की उपस्थिति, जिनमें से कुछ के भारतीय विद्रोही संगठनों से संबंध है, भारत के लिए चिंता का एक अन्य स्रोत है। ये समूह जबरन वसूली, अपहरण और हिंसा में शामिल रहे हैं, जिससे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। भारत नेपाल को उसके सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने में सहायता प्रदान करता रहा है। इसके अलावा नेपाल में बाहरी एक्टर्स, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत की सुरक्षा गणना में जटिलता की एक और परत जोड़ दी है। भारत ने नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है, खासकर भारतीय सीमा के करीब स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। भाग 8। स्थिरता और समावेशी विकास का आह्वान। नेपाल अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश की कड़ी मेहनत से हासिल लोकतांत्रिक उपलब्धियां नाजुक बनी हुई हैं। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थानों और लगातार सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से खतरे में है। शांति को मजबूत करने, मानवाधिकारों को बनाए रखने और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इन परस्पर जुड़े मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से नेपाल के पड़ोसियों और विकास भागीदारों की देश की अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य की यात्रा में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समर्थन बहुआयामी होना चाहिए, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा आयाम शामिल हों। राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नेपाल के राजनीतिक कलाकारों के बीच बातचीत और आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, सुशासन को बढ़ावा देने और कानून के शासन को बनाए रखने का समर्थन स्थिरता और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकास सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए। गरीबी कम करने, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, नेपाल की जल विद्युत क्षमता का दोहन और व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नेपाल को उसकी सीमा सुरक्षा मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने और सशस्त्र संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने में सहायता करनी चाहिए। पूर्व लड़ाकों को समाज में एकीकृत करने और सुलह को बढ़ावा देने का समर्थन स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।